हाय एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। हमने जो पिछले हफ्ते एक बैच शुरू किया था प्रेपोजिशन, उसका ये लेक्चर नंबर 9 है। इससे पहले 8 लेक्चर्स हो चुके हैं इसके, जिसमें हमने आपको क्या पढ़ाया है, बेसिक रूल्स बताए हैं प्रेपोजिशन के, और उसके साथ साथ कुछ फिक्स्ड रूल्स बताए हैं। फिक्स्ड रूल्स में अभी तक 20 रूल्स हम बता चुके हैं। यहाँ तक मैं बता चुका हूँ। पिछले लेक्चर में रूल नंबर 20 पे ही मैंने रोका था। आज की क्लास को रूल नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। चलिए क्लास को शुरू करते हैं और नोट नंबर 21 को पढ़ते हैं। नाइस, काइंड, गुड, पोलाइट, मीन, क्रूअल, रूड, हार्श, कैलस, ये सब प्रॉपर्टीज हैं। कोई अच्छा है, कोई दयालु है, कोई अच्छा है, कोई विनम्र है, कोई बहुत मतलबी है, कोई बहुत क्रूअल है, रूड है, हार्श है, कैलस है। ये व्यक्ति का अपना अपना क्या है सर, नेचर है। आपको करना क्या है कि इसके बाद प्रेपोजिशन ऑफ लगाएं। ऑफ तब लगाएं जब ओनर आया हो। ओनर का मतलब है जिस व्यक्ति में ये काइंड वाली प्रॉपर्टी हो, जिस व्यक्ति में पोलाइटनेस हो, जिस व्यक्ति में क्रूअलिटी हो, जो व्यक्ति मीन हो, गुड हो, हार्श हो, जिसका ये लक्षण हो। ओनर उसी को तो बोलते हैं जो मालिक हो। तो जिसका ये लक्षण हो उसे प्रेपोजिशन ऑफ दें, और वो ये लक्षण जिसके ऊपर अप्लाई कर रहा हो तो उसको प्रेपोजिशन टू दें। समझ रहे हैं ना, उससे प्रेपोजिशन टू दें। जैसे आप कह रहे हैं कि ईश्वर बड़ा दयालु है, ईश्वर बड़ा दयालु है, तो ये दयालु कौन है? ईश्वर है। अच्छा, ईश्वर हम पर बड़ा दयालु है। इस बार भी दयालु कौन है? ईश्वर है, लेकिन हमारे प्रति दयालु है। थोड़ा सा तरीका बदल गया। जैसे कोई व्यक्ति बहुत अच्छा है, मन का साफ है, तो आपने कहा हाउ नाइस ऑफ दैट यंग बॉय। ठीक। हाँ, जैसे कि एक महिला बस में सफर कर रही हो और सीट ना हो। ऐसे में एक जवान लड़के ने देखा कि वो महिला जो है परेशानी में है और उसके पास सीट नहीं है, तो वो तुरंत अपनी सीट से उठ करके उस महिला को वो सीट ऑफर कर देता है। तो इसमें महान या अच्छा कौन हुआ? वो पुरुष अच्छा हुआ, है ना। तो महिला ने कहा हाउ नाइस ऑफ यू, हाउ नाइस ऑफ यू, और बाद में अपने घर में जाके बताया हाउ नाइस ऑफ दैट यंग बॉय। तो ये ऑफ लगा करके उस यंग बॉय को जोड़ा गया ना, जिसकी ये प्रॉपर्टी है। हाँ? अब आप इसे याद कैसे करेंगे? बड़ा सरल है सर। ऑफ से मालिकाना हक होता है। ऑफ के बाद कौन आता है? मालिक ही तो आता है। हाँ, ऑफ किसकी बात कर रहे? जैसे फादर ऑफ राम, बाइक ऑफ अभिषेक। अभिषेक की बाइक है ना वो, एक तरीके से। बैग ऑफ अनुज, तो अनुज का बैग है वो। तो ऑफ के बाद वो व्यक्ति आता है ना जिसकी ओनरशिप हो, जो मालिक हो एक तरीके से। तो ऑफ के बाद वो व्यक्ति आ गया। अब टू जब लगाया जाता है तो टू के बाद वो पार्टी आती है जिसके प्रति दया दिखाई जाती है। जैसे आपने कहा वो, अब जैसे कि वो महिला और वो जवान लड़का फिर से आ जाए आमने सामने, और कैसे कहा जाए, देखिएगा ध्यान से। दैट यंग बॉय वॉज सो नाइस। नाइस कौन था? वो यंग बॉय, लेकिन किसके लिए? मेरे लिए। सो दैट यंग बॉय वाज सो नाइस टू मी, सो नाइस टू मी। आया समझ में? आप अच्छे हैं तो जिसके प्रति अच्छे हैं उसको टू से जोड़िए। आप अच्छे हैं और आपको ही जोड़ दिया जा रहा है तो ऑफ से जोड़ दीजिए। आ गई होगी बात समझ में? जो मालिक है जिसके अंदर ये लक्षण है वही आगे आ रहा है तो ऑफ लगाइए। आगे वो व्यक्ति आ रहा है जिसके प्रति ये लक्षण दिखाए जाएंगे तो वहां ऑफ लगाइए। ये पढ़िए, हाउ नाइस ऑफ यू, वही सेंटेंस। इसको पढ़िए, डोंट बी सो रूड टू योर जूनियर फेलोज। अपने से जो जूनियर है उनके प्रति बहुत सख्त मत बनो। सख्त कौन है? इधर का कोई आदमी है। और किसके प्रति वो सख्त है? इन जूनियर फेलोज के प्रति सख्त। राइट, इस तरीके से। हाँ, हे गॉड प्लीज बी काइंड टू अस, प्लीज बी काइंड टू अस। ये देखिए, काइंड कौन है? गॉड है। हमारे प्रति है तो टू लगाए।
मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। जिसकी प्रॉपर्टी है उसको ऑफ से जोड़िए, जिसके प्रति वो प्रॉपर्टी जाएगी उसको टू से जोड़ दीजिए, है ना। इस तरीके जैसे इसी सेंटेंस को लिख दिया जाए, इट वॉज वेरी रूड ऑफ आर सीनियर्स, मतलब ये बहुत रूडनेस थी एक तरीके से हमारे सीनियर्स की। अब आप देखिए रूड के बाद ऑफ लगा के वो लोग आए ना जो रूड हैं, और रूड के बाद टू लगा करके वो लोग आए जिनके प्रति ये रूडनेस है। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। नंबर 22 पे आइए। कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि नेग्लिजेंट, एक पैटर्न है, ध्यान से देखिएगा। नेग्लिजेंट मतलब लापरवाह, आलसी, यही तो होता है। नेग्लिजेंट, अनअवेयर, अनमाइंडफुल, इग्नोरेंट, ऑब्लिवियस। ऑब्लिवियस का मतलब होता है बेखबर, अनजान, इर्रिस्पेक्टिव, रिगार्डलेस। इन सब के बाद भी क्या लगाया जा रहा, ऑफ लगाया जा रहा। आप शायद भूल गए होंगे, मैं रिकॉल करा देता हूँ। पीछे एक नोट था, जब आप सतर्क हैं, सजग हैं, अवेयर हैं, बी वेयर है, कॉशियस हैं, सस्पिशियस हैं, अलर्ट हैं, है ना। तो जब आप बिल्कुल सतर्क हैं, सजग हैं, तो आप ऑफ लगा रहे हैं। तो जब आप सतर्क नहीं है, सजग नहीं है, लापरवाह है, अनजान है, अनभिज्ञ है, तो वहां भी क्या लगा दीजिए, ऑफ लगा दीजिए। जब आप किसी बात को लेकर सतर्क हैं तो ऑफ लगा रहे हैं। ऐसे में जब आप सतर्क नहीं है तब भी आप क्या लगाइए सर, ऑफ लगाइए। वही किया गया है, राइट। अब देखिए, आई एम रेडी टू डू दिस जॉब इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेचर। ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद कर लीजिएगा। इसमें कहा जा रहा है कि मैं इस काम को करने के लिए तैयार हूँ, मैं ये नौकरी करने के लिए तैयार हूँ, काम चाहे कोई भी हो। इर्रिस्पेक्टिव का मतलब होता है को मद्देनजर ना रखते हुए या को ध्यान में ना रखते हुए, इसको कहते हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ। को ध्यान में ना रखते हुए, इसको बोलते हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ। जैसे कोई कह रहा है कि सर मुझे नौकरी दे दीजिए, काम चाहे कोई भी करा लीजिए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। आई वॉन्ट अ जॉब इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेचर, है ना, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट इट डिमांड्स। इस तरीके से तो इस बात से जब कोई फर्क ना पड़े। शी वॉज मूविंग अहेड अनमाइंडफुल ऑफ। देखिए, अगर कोई माइंडफुल है तो वो सजग है, सतर्क है। अनमाइंडफुल है तो वो ध्यान नहीं दे रहा है। अनमाइंडफुल ऑफ बीइंग स्टॉक्ड बाय सम लोफर्स। स्टॉक का मतलब होता है गलत इरादे से किसी का पीछा करना। तो वो आगे चलती चली जा रही थी, इस बात से अनजान के कुछ लोफर्स उसका पीछा भी कर रहे थे। हाउ कैन यू बी इग्नोरेंट ऑफ द फैट गेटिंग डिपॉजिटेड इन योर बेली। मतलब पेट वाले हिस्से में, बेली मतलब पेट वाला हिस्सा, आपके पेट वाले हिस्से में फैट डिपॉजिट हो रहा है। याद रखिए, शरीर में जब फैट जमा होता है तो फैट डिपॉजिट होता है। तो आपकी बेली में जो ये फैट डिपॉजिट हो रहा है, इसको लेके आप कैसे लापरवाह हो सकते हैं, कैसे इग्नोरेंट हो सकते हैं एक तरीके से। हाउ कैन यू बी इग्नोरेंट ऑफ द फैट गेटिंग डिपॉजिटेड इन योर बॉडी, है ना। he went so close to the beast. He went so close to the beast. Beast आप किसी बड़े खूंखार जानवर को कहते हैं, जैसे आप भालू को बोल सकते हैं, लॉयन को बोल सकते हैं, एलिफेंट को बोल सकते हैं, इस तरीके से। He went so close to the beast. वो उस बीस्ट के बहुत करीब गया, रिगार्डलेस ऑफ द रिस्क इन्वॉल्व। इस बात को ताक पे रख करके कि कितना रिस्क इन्वॉल्व था। अब वो इतने खूंखार जानवर के करीब गया तो रिस्क तो वहां था ही, लेकिन उसने इस बात की परवाह करी ही नहीं। इस बात की परवाह किए बगैर, रिगार्डलेस ऑफ, परवाह किए बगैर, ध्यान में ना रखते हुए, इस बात को ताक पे रखते हुए कि आगे जाने पर, इतना करीब जाने पर कितना रिस्क हो सकता है। बट ही वेंट सो क्लोज टू द बेस रिगार्डलेस ऑफ द रिस्क इन्वॉल्व। मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। आगे बढ़ जाते हैं। नोट नंबर 23 में क्या है, आइए समझा। लिखा है अफ्लिक्टेड, डाउन इल, बीमार होने से इसका रिलेशन है। इसमें सबसे खास वर्ड है अफ्लिक्टेड। याद रखिए, जब कोई किसी बीमारी से ग्रसित हो, पीड़ित हो, तो वह अफ्लिक्टेड लगा और उसके बाद विद लगा, बाई ना लगा। जैसे यहाँ पर अफ्लिक्टेड के बाद विद लगा है, गलती होगी तो बाई लगा दिया जाएगा। मेक श्योर आप ऐसा ना होने दें।
ग्रसित होना, पीड़ित होना, थोड़ा सा याद करिए जब मैंने कहा था आप लदे हुए हैं, भरे हुए हैं, तो वहाँ विद लग रहा था। ठीक इसी प्रकार अगर आप किसी बीमारी से पीड़ित हैं, ग्रसित हैं, तो वो बीमारी आपके साथ है ना, तो विद यहाँ पे लगा दिया गया। शी इज इल विद फ्लू, उसको फ्लू हो रखा है। He is afflicted with kleptomania. Kleptomania एक मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें व्यक्ति किसी भी चीज को देखता है और उसे चुरा लेने का प्रयास करता है। ठीक, सोसाइटी की नजर में ये सब आदतें हैं चोरी करना, लेकिन साइंस की नजर में ये एक मेंटल डिसऑर्डर है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकता है। समझ रहे हैं ना? सामान्य से अलग कोई भी गतिविधि है विज्ञान की नजर में वो एक बीमारी है, या तो न्यूरोलॉजिकल है या तो फिर अलग प्रकार की बीमारी है। तो ही इज एफ्लिक्टेड विद क्लेप्टोमेनिया। नाउअडेज इज डाउन विद फीवर, इन दिनों उसको बुखार है, ही इज डाउन विद फीवर। एक जरूरी अनाउंसमेंट है और वो क्या है आइए मैं बताता हूँ। मैंने कुछ वक्त पहले तकरीबन आज से 4 महीने पहले पहला ऑनलाइन बैच स्टार्ट किया था विनर्स बैच के नाम से, और वो था विनर्स बैच 1.0। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि वो बैच अब कंप्लीट हो रहा है, और उस बैच की सफलता से भाव विभोर हो करके, उस बैच की सफलता से इंस्पायर्ड हो करके मैं विनर्स बैच 2.0 लॉन्च करने जा रहा हूँ, और ये बैच 15 जून को लॉन्च होगा। इस बैच में क्या क्या है, लाइव क्लासेस मिलेंगी, वीओडी लेक्चर्स भी मिलेंगे, लाइव क्लासेस भी होंगे, रिकॉर्डेड वीडियोस भी होंगे। बाकी पढ़ाने का तरीका कैसा होगा इसकी क्या तारीफ की जाए या इसको लेके क्या बताया जाए। यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, जी भर के आप वीडियोस देख लीजिए, अपने आप आपको पता चल जाएगा कि कैसा पढ़ाता हूं मैं। पीडीएफ दिया जाएगा हर एक चीज का, है ना। और मेरा हमेशा से ध्यान रख रहा है, मैंने हमेशा से प्रयास किया है कि सही और सटीक तरीके से मैं आपको पढ़ाऊं, आपको कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग बनाऊं। तो ये बैच 15 जून से स्टार्ट हो रहा है। इस बैच की टोटल फी क्या है, 1999 है। टोटल फी क्या है, 1999 है। इसका जो ग्रामर का पोर्शन है सर, हाँ 3.5 मंथ्स में कंप्लीट हो जाएगा, 3 मंथ्स में ही कंप्लीट हो जाएगा। वोकैब एंड कॉम्प्रिहेंशन, ये क्लासेस 6 मंथ्स तक चलेंगी। ठीक, और जो कोर्स की वैलिडिटी है सर, कोई वैलिडिटी नहीं है इसकी सर। एक बार आपने जब पेमेंट करके कोई चीज खरीद ली है, तो जब तक आप चाहे उसके मालिक बने रहें, तो कोई 1 ईयर 6 मंथ्स 2 ईयर्स ऐसी कोई लाइफ वैलिडिटी नहीं है। लाइफ टाइम वैलिडिटी, आपको जब पढ़ना जितना पढ़ना, एक बार जो वीडियोस आपको मिल जाएंगे उन्हें आपसे लिया नहीं जाएगा, है ना, उनसे आपका एक्सेस वापस लिया नहीं जाएगा। तो ये है बैच की इंफॉर्मेशन। टोटल फी 1999 है। इस बैच की क्लासेस कैसी होंगी सर, इस बैच की जो फी है 1999, इसी में ही मॉर्निंग का जो मेरा 6 बजे का बैच है वोकैब एंड कॉम्प्रिहेंशन का, वो भी इसी में इंक्लूडेड है, वो भी इसी में इंक्लूडेड है। इसकी क्लासेस 2 बार होंगी, रोज 2 बार इसकी क्लासेस होंगी। सुबह 6 बजे क्लास होगी वोकैब एंड कॉम्प्रिहेंशन की, वोकैब एंड कॉम्प्रिहेंशन की, और इवनिंग टाइम में क्लास होगी ग्रामर की। ये शेड्यूल होगा। ठीक, एक सेशन रोज ग्रामर का होगा, एक सेशन रोज वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन का होगा। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो सर, सारे एग्जाम्स की इंग्लिश एक जैसी होती, एसएससी का चाहे कोई एग्जाम हो, स्टेनो हो, एमटीएस हो, सीपीओ हो, सीजन मेंस हो, बैंक का कोई एग्जाम हो, जैसे अभी रूरल बैंक्स का नोटिफिकेशन आया है, डिफेंस का कोई भी एग्जाम, एनडीए हो, सीडीएस हो, एफ कैट हो, कोई भी एग्जाम हो, जैसे नेवी डबल एएसएसआर हो, एयरफोर्स का XY ग्रुप का एग्जाम हो, है ना, यूपीएससी एक सीएपीएफ एग्जाम कराता वो हो, सीसैट प्रीलिम्स हो वो हो, सीईटी जो इस बार से होने वाला है वो परीक्षा हो, टेट एसटेट टीजीटी पीजीटी सीटेट, कोई भी टीचिंग एग्जाम हो, हर एग्जाम के लिए बैच बहुत हेल्पफुल होगा। तो बैच कब से शुरू हो रहा है, 15 जून से स्टार्ट हो रहा है। टोटल फीस की ये है, सब कुछ पढ़ाया जाएगा आपको, ग्रामर वोकैब कॉम्प्रिहेंशन। बैच को कैसे ज्वाइन करना है, इसके लिए ये हेल्पलाइन नंबर है, इस हेल्पलाइन नंबर पे आप टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, फोन करके पूछ सकते हैं कि बैच कैसे मिलेगा। हाँ, एक जरूरी बात, बैच किसी भी एप्लीकेशन पे नहीं चलेगा, बैच यूट्यूब पर ही चलेगा, ठीक है ना।
हाँ, बैच यूट्यूब पर ही चलेगा, प्राइवेट वीडियोस होंगे ताकि वही लोग देख सकेंगे जिनका अपना एडमिशन होगा, ठीक है ना? ये ज़रूरी इन्फॉर्मेशन थी। मैं चाहूँगा कि आप ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ़ अपने तक सीमित ना रखें, अपने सभी दोस्तों को बताएँ और उन्हें ये भरोसा दिलाएँ कि आप एक बार अश्विन सर से पढ़ के देखें और उन्हें ये भी कहें कि आप चाहें तो सर के बहुत सारे वीडियोज़ पड़े हुए हैं। ग्रामर का देख लो, वोकैब का देख लो, कॉम्प्रिहेंशन का देख लो, फ्रेजल वर्ब्स का देख लो, है ना? किसी का भी वीडियो देख लो, अपने आप आपको एक आश्वासन मिल जाएगा। तो ये बैच जो है 15 जून से स्टार्ट है। मैं आपसे ज़्यादा सहयोग की अपेक्षा करता हूँ विनर्स बैच 2.0 में। आगे बढ़ते हैं। नोट नंबर 24 को देखिए। इक्वल है, इक्विवेलेंट है, टैंटामाउंट है। इक्वल है, इक्विवेलेंट है और टैंटामाउंट। इन तीनों के बाद प्रेपोजिशन कौन सा लगा? टू लगा। के बराबर, क्या लगा है? के बराबर। आप तो पढ़ते भी हैं इक्वल टू, पढ़ते नहीं है? इक्वल टू पढ़ते हैं, के बराबर। योर वर्ड्स आर टैंटामाउंट टू अ रिटन अश्योरेंस। कोई कह रहा है कि मुझे आपके शब्दों पे इतना भरोसा है कि मैं ये मानता हूं कि आपने कह दिया, इसका मतलब है मुझे लिखित में एक अश्योरेंस मिल गया। बस आपने कह दिया, आपका कहना ही एक लिखित अश्योरेंस के बराबर है, समतुल्य है एक तरीके से। क्या है? समतुल्य है। A mile is equal to about 1.6 किलोमीटर। एक मील जो है तकरीबन 1.6 किलोमीटर के बराबर होता है। Is equal to about 1.6 किलोमीटर। 25 देखिए। इम्यून, इंडिफरेंट, इम्परवियस, इन सब के साथ प्रेपोजिशन क्या लगता है? टू लगता है। इनका मतलब होता है सेफ, सुरक्षित या अनअफेक्टेड, जिस पर कोई असर ना पड़े एक तरीके से। सुरक्षित, सेफ, उदासीन, अनअफेक्टेड जिसको कहते हैं। पढ़िए, इट इज नॉट ऑलवेज टू रिमेन इनडिफरेंट टू क्रिटिसिज्म। कई बार आलोचना के प्रति उदासीन होना, इनडिफरेंट होना सही होता है, तो कई बार आलोचनाओं को सुनना चाहिए हमें, उनके प्रति उदासीनता ठीक नहीं होती। कई बार हमें आलोचनाओं के प्रति उदासीन नहीं होना चाहिए। Since you are inoculated against measles, आप इसे कहीं लिख लीजिएगा। जब किसी व्यक्ति का टीकाकरण हो जाता है तो उसका इनोकुलेशन हो चुका होता है, यानी कि उसे इनोकुलेटेड कर दिया जाता है। और हमेशा याद रखिए कि इनोकुलेट के बाद जो प्रेपोजिशन लगता है वो क्या लगता है? अगेंस्ट। और अगेंस्ट के बाद वो डिजीज लग जाती है। जैसे हम में से तमाम लोग जो है कोविड के दोनों डोजेस लगवा चुके हैं। सो मोस्ट ऑफ अस आर इनोकुलेटेड अगेंस्ट बोथ द डोजेस ऑफ या कोविड-19 वायरस, जो भी आप कहें। यू आर क्वाइट इम्यून टू इट। इम्यून का मतलब सुरक्षित, जब कोई चीज आपको प्रभावित नहीं कर पाएगी। इसी इम्यून से सर इम्यूनिटी बनता है, इम्यूनिटी सिस्टम बनता है, प्रतिरक्षा तंत्र होता है, उसी को इम्यूनिटी कहा जाता है। ग्रेनाइट इज ऑलमोस्ट इम्परवियस टू एसिड रेन डैमेज। ग्रेनाइट एक पत्थर होता है। एसिड रेन मतलब जो केमिकल रेन होता है, मतलब जिसमें बहुत सारा रसायन होता है ना? उसका ग्रेनाइट पत्थर पर कोई असर नहीं पड़ता। मतलब ग्रेनाइट पत्थर पर एसिड रेन का कोई असर नहीं पड़ता। एसिड रेन ग्रेनाइट पत्थर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाते। इम्परवियस होने का यही मतलब है, जब आपको कोई किसी प्रकार से कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाता। जब आप बीमारी के प्रति सुरक्षित हैं तो आप इम्यून हैं, नुकसान के प्रति आप सुरक्षित हैं तो इम्परवियस हैं। जी, अब नंबर 26 को देखिए। एक जैसे वर्ड्स है, रेमॉन्स्ट्रेट से लेके मेंस तक। इन सारे वर्ड्स का मीनिंग है लड़ना, झगड़ना, बहस करना, भिड़ना, हाथापाई करना, हाथापाई करना, जूझना, संघर्ष करना। जिंदगी की यही सच्चाई भी है दोस्तों। आप लगातार संघर्ष करते हैं, आप लगातार जूझते हैं, है ना? कई बार जीवन में आपको अच्छे लोग मिलते हैं, कई बार बहुत अच्छे लोग मिलते हैं,
कई बार बहुत खराब लोग भी मिलते हैं, कई बार लोग बहुत तकलीफ दे के जाते हैं जब वो आपसे अलग होते हैं, कई बार आपको बहुत मुश्किल होता है अपने आप को संभाल पाना। हर किसी के साथ ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई है, ना मैं अछूता हूँ, ना आप अछूते हैं। आइए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा-सा अजीबो-गरीब वर्ड्स आ गए तो मैं थोड़ा-सा अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाया। आई एम सॉरी। Remonstrate, argue, fight, clash, collide, coincide, quarrel, meddle, grapple, squabble, scuffle, wrangle, mess। इन सब का मतलब जूझना, लड़ना, संघर्ष करना, बहस करना। अब जैसे अब सबके साथ क्या लग रहा है? वेद लगता है। क्यों लगता है? जैसे कोई कहता है मेरे साथ बहस करने की कोशिश मत करो। Don't try to argue with me. Argue with me. किसी के साथ बहस करना, किसी के साथ हाथापाई करना, ये बोला जाता है, इसीलिए के साथ के चलते वेद लगा देते हैं। अब रेमॉन्स्ट्रेट और आर्ग्यू का मतलब बहस से है। फाइट, क्लैश, कोलाइड का मतलब जो है लड़ने से, भिड़ंत से है। कोइंसाइड का मतलब वो जो कोइंसिडेंस नहीं होता कि दो चीजें एक ही समय पे घटित हो रही हो, है ना, वो कोइंसिडेंस। क्वारल है, मेडल है, ग्रैपल है। ग्रैपल का मतलब संघर्ष करना होता है, जूझना। स्क्वेबल, स्कफल, स्कफल का मतलब हाथापाई करना होता है। रैंगल का मतलब बहस करना। मेस का मतलब भी उलझना होता है। तो सबका मतलब झगड़ना, लड़ना, बहस करना, उलझना, यही सब अर्थ है। पर ये क्या लिखा? डोंट ट्राई टू मेस विद मी। मेरे से उलझने की कोशिश बिल्कुल मत करना, मेरे साथ उलझने की कोशिश बिल्कुल मत। His birthday and his wedding anniversary coincide with each other. जिस दिन उसका बर्थडे पड़ता है सर, उसी दिन उसकी वेडिंग एनिवर्सरी पड़ती है, यानी कि दोनों तारीखें एक में भिड़ जाती हैं, नहीं कहेंगे, क्योंकि कोइंसिडेंस से बना है कोइंसाइड, और कोइंसिडेंस अच्छा होता है सर, गलत नहीं होता, गंदा नहीं होता। So his birthday and his wedding anniversary coincide with each other. Coincide with each other. Due to poor visibility, a car collided with a stationary truck. चूंकि विजिबिलिटी बहुत कम थी, इसीलिए क्या हुआ, एक कार जो है एक ठहरे हुए ट्रक में जा भिड़ी। स्टेशनरी चीजें वो हैं जो रुकी हुई है ना। एक स्टेशनरी की स्पेलिंग ई होती, जहां ए लगा वहां ई, उसको बोलते हैं पेन, पेंसिल। ये स्टेशनरी रुके हुए को बोलते हैं। तो विजिबिलिटी बहुत कम थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, एक कार भिड़ गई जाकर के एक ट्रक से, एक रुके हुए ट्रक से। तो कोलाइड विद कहा जाएगा। देखिए हर प्रकार के वर्ड का अपना डेडिकेटेड यूज है। जैसे कि ये जो कार और ट्रक की जो भिड़ंत है, यहाँ पे मेस नहीं लगा सकते। मेस तो कोई किसी से लड़ता है, एक तरीके से उलझता है। अब जैसे दो तारीखें भिड़ गई तो वो कोलाइड नहीं करेंगी, ना क्लैश करेंगी, कोइंसाइड करेंगी। अब जैसे दो लोग हाथापाई कर रहे हो तो स्कफल करते हैं। लिखा है टू बॉयज वर स्कफलिंग विद ईच अदर इन द कॉरिडोर। जो कॉरिडोर था यानी गैलरी का एरिया था, वहां पर दो बच्चे आपस में एक दूसरे से हाथापाई कर रहे थे। ग्रैपल विद, संघर्ष करना, जिसको जूझना कहा जाता है। जीवन में आप दुनिया भर की समस्याओं से जूझते हैं, तो वही लिखा है इज ग्रैपलिंग विद अ लॉट ऑफ चैलेंजेस दीज डेज। वो इन दिनों दुनिया भर के चैलेंजेस से जूझ रहा है, वो इन दिनों दुनिया भर के चैलेंजेस से जूझ रहा है। 27 का तो 27 का accomplished, excel, experienced, proficient, well versed। इन सब का मतलब होता है माहिर, कुशल, प्रवीण, योग्य, अनुभवी। तो मैं माहिर बोलते हैं ना, मैं अनुभवी बोलते हैं। बोलिए, मैं पूर्ण बोला जाता है, तो इसीलिए क्या लगाया जाता है, इन कामों में अनुभव है आपको, इन कामों में आप माहिर हैं, इसीलिए इन लगा दिया जाएगा। सर अरल है सर। एक्सेल, एक्सेलेंट से बनता है। एक्सपीरियंस जब आप हो जाते हैं तो आपको निश्चित रूप से आइडिया मिल जाता है। प्रोफिशिएंट से PROF से बनता है, इसी से प्रोफेसर बनता है। प्रोफेसर किसी बैले व्यक्ति को नहीं कहते, पढ़े लिखे काबिल व्यक्ति को बोलते हैं। वेल वर्स्ड होने का मतलब है जब आपको एक एक लाइन आती, वर्ड्स एक लाइन को, एक छंद को, एक श्लोक को कहते हैं। जैसे एक एक छंद, एक एक लाइन, एक एक श्लोक रटा हुआ, यानी कि जो सब जानता हो, जिसको आप कह सकते हैं, है ना। हाँ, एक तरीके से क्या, निपुण होना जिसको कह सकते हैं, निपुण। अब आप समझे, तीरंदाजी में निपुण,
मैं ही तो बोलते हैं, बस सरल है। हिंदी आप जानिए, थोड़ा सा हिंदी को बेहतर रिलेट कर लीजिए, मैं निपुण होना, मैं माहिर होना, अपने आप इन लग जाएगा, आप ही से लग जाएगा। शी एक्सेल्स इन पब्लिक डीलिंग, मतलब वो लोगों से बात बहुत बढ़िया करती, लोगों को बहुत बढ़िया डील करती। तो पब्लिक डीलिंग में उसका कोई मुकाबला नहीं है, पब्लिक डीलिंग में उसका कोई मुकाबला नहीं। माई फ्रेंड इज प्रोफिशिएंट इन केमिस्ट्री, मेरा जो दोस्त है वो केमिस्ट्री में प्रोफिशिएंट है, मतलब माहिर है। द ओल्ड सेज, सेज बोलते हैं किसी साधु संत को। वेल वर्स्ड, अब साधु संत जैसे लोग जो होते हैं वो पुराणों को, है ना, महान ग्रंथों को बहुत अच्छे से जानते, रटा हुआ होता है। तो वेल वर्स्ड होने का मतलब अक्सर किताबी ज्ञान जो होता है ना, उसमें आदमी जब निपुण होता है तो वो वेल वर्स्ड कहा जाता है। मिस्टर ए आर रहमान इज अकम्प्लिश्ड इन म्यूजिक, अकम्प्लिश्ड होने का मतलब है सर परफेक्ट होना सर, माहिर होना जिसको कह सकते हैं। तो मिस्टर रहमान इज एन अकम्प्लिश्ड म्यूजिशियन और ही इज अकम्प्लिश्ड इन म्यूजिक। मिस्टर रहमान इज एन अकम्प्लिश्ड म्यूजिशियन और मिस्टर रहमान इज अकम्प्लिश्ड इन म्यूजिक जिसको कहें। हाँ, अब देखिए फिर अगला वर्ड देखिए, अप्राइज समबडी ऑफ समथिंग, ध्यान नहीं दिया मैंने, अप्राइज के साथ साथ यहाँ पर रिमाइंड भी लगाना हो। तो चुपचाप बैठेगा शिव, बिल्कुल बोलिएगा नहीं, मुझे डिस्टर्ब हो जाएगा। अप्राइज रिमाइंड के बाद आप somebody लिखते हैं, ऑफ लगा के आप समथिंग लिखते हैं। बल्ब को ना खेलिए, बल्ब को ना, वो देखिए दूसरी चीजें दीजिए, उसको खेलेंगे। अप्राइज का मतलब होता है सूचित करना और रिमाइंड का मतलब होता है याद दिलाना। तो अप्राइज जानकारी देना, सूचित करना, रिमाइंड मतलब याद दिलाना। किसी को याद दिलाया गया या किसी को सूचित किया गया, और जिस बारे में या जिस बात को याद दिलाया गया, जिस घटना को के बारे में सूचित किया गया, उसको आप ऑफ से जोड़ दीजिए। जिसको याद दिलाया गया उसे ऐसे रखिए, जिस बारे में, जिस घटना के बारे में याद दिलाया गया उसको ऑफ से जोड़ दीजिए। पढ़िए, अपने आप पता चलेगा। जैसे लिखा हुआ है, इट्स रोहन्स बर्थडे नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते ना रोहन का बर्थडे है। डोंट फॉरगेट टू रिमाइंड मी ऑफ इट, मुझे याद दिलाना बिल्कुल भी भूलना नहीं। ला मैं ले लूं, बस 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 शंकर बस। अरे अरे क्या हो गया, अले ले ले ना, बस 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 बस, हाँ देखिए देखिए देखिए, बस बस आ जाओ, इधर बैठ जाओ। हाँ, रोना नहीं, आ जाओ प्लीज, रोना नहीं है बाबू। अब ध्यान से आप सब देखिए, मैं बताता हूँ। हाँ, तो याद दिलाना, तो मुझे याद दिलाना है, इस बात को बिल्कुल भी भूलना नहीं, है ना। देखिए, डोंट फॉरगेट टू रिमाइंड मी ऑफ इट, तुम्हें भी आना इधर, इधर की तरफ आओ, लेकिन शोर नहीं करना, ठीक है, ठीक से करो। इट्स रोहन्स बर्थडे नेक्स्ट वीक, डोंट फॉरगेट टू रिमाइंड मी ऑफ। तो जैसे रिमाइंड, ठीक से रहो, शंकर गंदी बात कर रहे हो। तो रिमाइंड के बाद मी लिखा गया जिसे याद दिलाना, ऑफ के बाद रोहन का बर्थडे लिख दिया गया, याद रखिएगा इस बात को। द फाइनेंस मिनिस्टर अप्राइज द गवर्नमेंट, फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या किया, सरकार को जानकारी दी, किस बारे में, जो प्लान्स अप्रूव किए गए हैं उसकी मिनिस्ट्री के द्वारा, फॉर द रिहैबिलिटेशन ऑफ ट्राइबल्स, है ना, मतलब प्रवासियों के लिए, जनजातियों के रिहैबिलिटेशन को क्या कहेंगे, पुनर्वास के लिए जो प्लान्स, जो योजनाएं अप्रूव की गई हैं उनके मंत्रालय के द्वारा, फाइनेंस मिनिस्टर ने उनकी जानकारी जो है गवर्नमेंट को दी। तो गवर्नमेंट को दी, उसको प्रेपोजिशन नहीं मिला, जो जानकारी दी उस जानकारी को प्रेपोजिशन ऑफ दिया गया, ठीक है ना। ये स्टोरी है, आइए इसको पढ़ाते हैं। जैसे मेरे हिसाब से ये लास्ट नोट होगा। हाँ, शंकर ठीक से रहो। आंसर, सोल्यूशन, सब्स्टिट्यूट, एंटीडोट, ऑप्शन, वे, पाथ, रोड, की, शॉर्टकट, ऑल्टरनेटिव, इन सब का मतलब क्या होता है, उत्तर,
जवाब, रास्ता, माध्यम, जरिया, विकल्प, तरीका। अब आप गौर से देखिए ना, जैसे लिखा है समाधान, समाधान ही विकल्प है ना। और एंटीडोट, अब देखिए ना सोल्यूशन के बगल में एंटीडोट लिखा हुआ, तो समाधान ही सब्स्टिट्यूट है, विकल्प है। और एंटीडोट भी तो एक प्रकार का समाधान है। हाँ, कोई बहुत ज्यादा नशे में हो, उसका नशा ना उतर रहा हो, तो एक एंटीडोट दिया गया, उसका नशा उतर गया, तो वो एक समाधान है। ऑप्शन एक विकल्प है, रास्ता, वे, पाथ, रोड, की, माध्यम, शॉर्टकट, ऑल्टरनेटिव विकल्प, ये सब उत्तर ही तो है, जवाब ही तो है, जरिया ही तो है एक प्रकार से, है ना, तरीके ही तो हैं। तो एक तरीके के वर्ड्स हैं जिसका मतलब हो तरीका, जरिया, समाधान, विकल्प, रास्ता, माध्यम, ऑप्शन, सब्स्टिट्यूट, शॉर्टकट, इन सब के साथ क्या लगाना चाहिए, टू लगाना चाहिए। लिखा तो है, पहला एग्जांपल देखिए, रोड टू सक्सेस लिखा है, सफलता का रास्ता, सफलता का रास्ता, वे टू लाइब्रेरी, लाइब्रेरी का रास्ता। की टू सक्सेस नहीं होता, हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। की ऑफ नहीं लगाते सर, की ऑफ तब लगाई जब वास्तविक चाबी की बात की जाए, कहा जाए की ऑफ रूम नंबर 2, तो वहां लगाइए सर। और सफलता का तरीका, सफलता का रास्ता, वहां पर आप क्या करेंगे कि टू लगाएंगे, क्या लगाएंगे सर, की टू। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू हार्ड वर्क, हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं, मतलब सब कठिन परिश्रम आपको करना ही पड़ेगा, उसका कोई विकल्प नहीं तरीके से। देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, सफलता तक पहुंचने का कोई शॉर्टकट भी नहीं है ना, कोई मतलब दूसरा तरीका ये गंदी बात शंकर, गंदी बात। In some cases, yoga can be alternative to gym training. कुछ मामलों में जिम की जरूरत नहीं पड़ती, योगा से ही, है ना, काम चल जाता है, तो योगा एक विकल्प हो सकता है। A comedy show is sometimes an antidote to stress and boredom. बोर्डम का मतलब बोरिंग जब आपको लगे। हाँ, कई बार एक कॉमेडी शो क्या करता है, एक 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 इलाज, एक दवाई का काम करता है ना। आपको बहुत ज्यादा टेंशन है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज्यादा बोरिंग सा आप फील कर रहे हैं, तो उसका एक समाधान होता है ना। हाँ, उस वो एक समस्या है, उस समस्या का वो विकल्प है, क्या वो शंकर, समाधान है एक तरीके से। ओहो, तुम तो बड़ा, हाँ, तो वो समटाइम्स क्या काम करता है, एक एंटीडोट का काम करता है, किसका, स्ट्रेस का और बोर्डम का। तो वो एक 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 जैसे बीमारी नहीं होती, उस बीमारी की एक दवा के रूप में काम करता है एक कॉम्बिनेशन। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब इसके बाद एक और सेशन बनेगा प्रेपोजिशन का, उसके बाद फाइनली प्रेपोजिशन के जो रूल्स हैं, ले लो जाओ। sorry। फिर जो फाइनली प्रेपोजिशन के रूल्स हैं वो सब के सब ओवर हो जाएंगे, फिर क्या बचेगा, फिर प्रैक्टिस बचेगी, ठीक है ना। चलो, आज की क्लास को मैंने रिकॉर्ड करके इसलिए अपलोड कर दिया क्योंकि मुझे थोड़ा सा और काम था, मुझे कहीं और जाना था इसलिए। ओके बॉस, थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है आपने जरूर एंजॉय किया होगा, अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और लाइक भी करिएगा। फीडबैक जरूर दिया करें, मुझे सबसे ज्यादा चाह रहती है आपके एक छोटे से कमेंट की, जिसमें आप बोलते हैं थैंक यू सर, अच्छा लगा, अच्छा पढ़ाया आपने। बस इसकी आवश्यकता है मेरे को आपसे, ठीक है ना। और बैच जो मेरा शुरू हो रहा है वो आप जानते ही हैं, है ना। उस बैच के साथ साथ वो कैब का भी बैच मैंने शुरू किया है, आप जानते हैं, मैं बता देता हूँ, चलिए फिर से बता देता हूँ। रोज सुबह 6 बजे जो है वो कैब एंड कॉम्प्रिहेंशन की क्लास हो रही है, 2 क्लासेस हो चुकी हैं, कल तीसरी क्लास होगी। ये 40 टू 45 मिनट्स की क्लास है, डेली मंडे टू सैटरडे की क्लास है। इसकी फी क्या है, 100 रुपीज पर मंथ। दूसरा तरीका है 500 फॉर 6 मंथ्स। तो चाहे आप 100 जमा करें एक महीने के लिए या एक साथ 500 जमा कर दें 6 मंथ्स के पूरे कोर्स के लिए, ठीक है ना। तो ये तरीका है। अभी 2 लेक्चर्स हो चुके हैं इस वीक में, ट्यूसडे, वेडनेसडे
थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, टोटल में 5 लेक्चर्स मिलेंगे आपको। ये 5 लेक्चर्स सबके लिए जो है वो फ्री होंगे, जिससे आप एक आइडिया लगा लेंगे कि कितना बेनिफिट आप गेन कर सकेंगे इससे। और उसके बाद मंडे ऑनवर्ड्स ये क्लासेस उन्हीं लोगों को एक्सेस हो सकेंगी जिन लोगों ने फी जमा कर रखी होगी। सो ओके बॉस, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, खुश रहिए, मौज करिए। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर।